Please subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडेड। आज हमारे साथ में है अभिषेक जैन। ही इज बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, विजिटिंग फैकल्टी मोदी यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में ये मैनेजमेंट टूल्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं। और इनको सीरियल एंटरप्रेन्योर कहें तो गलत नहीं होगा। और फर्स्ट एंटरप्रेन्योरल इनका जो विजन था वो ई स्टिच के रूप में इन्होंने काम किया, ई स्टिच में। और उसके अलावा इंडीबज, जो कि इन्होंने अपने वाइफ के साथ में ये एक विजन था जो कि प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। सो वेलकम अभिषेक। थैंक यू कृतिका, थैंक यू। हाउ आर ऑल गुड, आप बताएं। यू? आई एम गुड टू, थैंक यू। सो कैन यू प्लीज टेल अस फ्रॉम वेयर योर एंटरप्रेन्योरल जर्नी बिगन? My entrepreneurial journey started from year 2016. जब when my mother shifted to Jaipur, तो there was a problem in stitching and all. So बहुत ज़्यादा struggle उनको करना पड़ता था if she want to get stitch their clothes or she want some alteration kind of thing. So ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन we are not from Jaipur city, right? So my mother shifted to Jaipur, then she found a struggle in stitching the clothes. So what she did to get stitch the clothes is कि जब भी कोई हमारी सिटी से जहाँ पे मम्मी रहती थी वहां से कोई आता था तो मम्मी अपने जो भी ड्रेस मटेरियल होता था है ना वो भेज देती थी विद ए मेजरमेंट पीस, और वो स्टिच होकर के सेम टेलर से वापस आ जाता था, जयपुर कुरियर हो जाता था। तो एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही दिमाग में आया कि जब मम्मी रिमोटली स्टिच करवा सकती है, ठीक है, तो व्हाई नॉट वील स्टार्ट स्टार्टअप इन विच वील प्रोवाइड डोर स्टेप टेलरिंग सर्विसेज फॉर वुमेन, ठीक है, क्योंकि मम्मी का जो टेलर था वो सेट था, है ना, उनको कुछ भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी, वो काफी सालों से उनके गारमेंट्स को स्टिच हो रहे थे वहां पे। बट जयपुर में प्रॉब्लम ये आती थी कि मम्मी को नहीं पता था कि कौन सा टेलर अच्छा है, ठीक है, एंड वो मेरा वेट करती थी आने का या पापा का वेट करती थी, देन फिर वो मार्केट जाती थी। उस टाइम ओला उबर इतना ज्यादा हम लोग यूज नहीं कर रहे थे मिडिल क्लास फैमिलीज में कि मम्मी गई, और वो भी यूज टू नहीं थी इन सब चीजों का, हम लोग भी बुकिंग कराने में हिचकिचाते थे, तब वो दौर आ ही रहा था ना। तो वो हमारा वेट करने के बाद भी फिर टेलर ने अगर गारमेंट अच्छा स्टिच नहीं किया तो फिर वो अल्ट्रेशन के लिए जाती है और तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे नजर आई। और फिर जब हमने मार्केट रिसर्च किया तो ये एक बहुत बड़ा इशू था, जो आप भी समझ सकते हैं कि मेल गारमेंट स्टिच कराना इतना कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं होता है, बिकॉज अभी भी आप देख रहे हैं कि अगर इसका शोल्डर मेरा थोड़ा सा भी नीचे जा रहा है तो वो फिटिंग कॉन्शियस नहीं होते हैं ना, बट फीमेल गारमेंट्स में ना फिटिंग कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा होती है, प्लस फीमेल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी वेरी करता है, मतलब बहुत स्टैंडर्डाइजेशन उसमें है नहीं, तो स्टिचिंग नीड वहां पे भी बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट्स वो चीजें मतलब कई बार वो चीज फिट नहीं बैठती है, या स्पेशल ओकेजन्स पे आप स्टिचिंग कराना ही पसंद करते हैं, जबकि मेल गारमेंट्स में वो चीज अलग है। तो यहाँ से एक आइडिया का जनरेशन हुआ। आइडिया का जनरेट होने के बाद हमने ये देखा कि आईटी में हम क्या हेल्प ले सकते हैं इसकी, है ना, मतलब अगर हमको ये सर्विसेज प्रोवाइड करानी है तो पहली बात तो ये कि हमारे पास कोई केस स्टडी नहीं थी, क्योंकि पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं कर रहा था। देन फिर आईटी बैकग्राउंड होने से हमने देखा कि हम वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इस सर्विस को कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वो सारे सॉल्यूशन बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशन थे, वो जो भी एल्गोरिथम्स वगैरह बनी थी वो बहुत इनोवेटिव थी, जिसमें हम लोग ऑनलाइन ही डिजाइन करवाते थे। डिजाइन करने के बाद सारी चीजें मतलब ट्रांसपेरेंटली कस्टमर उसको पंच करता था, है ना, उसके बाद एक पेपर निकलता था, उस वो पेपर हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव होते थे वो पिक करते थे अलॉन्ग विद द गारमेंट, और वो एज इट इज टेलर को चला जाता था, मतलब जो भी ऑर्डर आया उस हिसाब से वो स्पेशलाइज टेलर को ही स्टिच होने जाता था। तो इससे हमारा एक तो पर्पस था कि डोर टेलरिंग को एक प्लीजेंट बनाना, मतलब उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस देना कस्टमर को। दूसरा हमारा था कि टेलरिंग इज एन आर्ट, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो टेलर आपसे ज्यादा पैसा चार्ज करेगा वो आपको स्टिच भी अच्छा करके देगा, क्योंकि जो अमाउंट आप उसको पे कर रहे हो वो कोई गारंटी नहीं देता कि उसकी स्टिचिंग अच्छी होगी, बिकॉज वो एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है, ठीक है। और आर्टिस्ट टेलर गलियों में भी बैठे हैं, गांव में भी बैठे हैं, और ऐसी जगह भी बैठे हैं जहां पे उनकी रीच नहीं है, ठीक है। हमने हमारे साथ, तो हमारा दूसरा मोटिव क्या था कि उन लोगों को एम्पावर करें जिन तक, जो आर्टिस्ट हैं जो अच्छा स्टिच करते हैं लेकिन उन तक ऑर्डर नहीं पहुंच रहे, अपॉर्चुनिटीज उनके पास नहीं है, अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे हम लोगों को खोलने की हमने उनको लिए कोशिश की थी। इसीलिए हमने हमारे पैनल में उन टेलर्स को ऑनबोर्ड किया था जिनकी
कि स्टिचिंग अच्छी थी बट उनके पास कोई अच्छा शोरूम या अच्छी लोकेशन पे उनके पास शॉप नहीं थी। तो इस तरीके से हुआ क्या कि एक और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि टेलर के पास ना उसके आसपास के सराउंडिंग एरिया के लोग ही पहुंच पाते हैं। मतलब 2 किलोमीटर की पेरीफेरी वाले ही उनके कस्टमर होते हैं, अधिकतर ऐसा होता है 2-3 किलोमीटर। आप ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ बैठे हैं और 20 किलोमीटर जाकर के आप किसी टेलर को सर्च करेंगे उसके गारमेंट में, तो उनका मार्केट बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। अनलेस आप डिजाइनर ही बन जाए। हाँ, अनलेस आप डिजाइनर ही बन जाए, बहुत नामी डिजाइनर बन जाए, तो लोग आपसे दूर दूर से गारमेंट स्टिच कराने आएंगे। ट्रू। बट इनका थोड़े टाइम बाद क्या है ना, सिचुएशन आने लग जाता है। मतलब अगर ये एक्सपेंशन करना भी चाहते हैं तो इनके पास इतना काम नहीं होता। ये सर्विसेज अपने कस्टमर को दी थी, वो ये थी कि सम कस्टमर बाय साड़ी फ्रॉम अबव, देन उसकी स्टिचिंग अबव फ्री देता था, और वो स्टिचिंग सारे हमारे प्लेटफॉर्म से होती थी। एक और इनोवेटिव आइडिया था जो अभी भी अमेजन, फ्लिपकार्ट या अदर ई कॉमर्स वेबसाइट अगर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो फिर से बहुत इनोवेटिव आइडिया की शक्ल ले सकता है। वो ये होता है कि जब हम कोई भी गारमेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बाय करते हैं तो, और अगर वो हमको फिट नहीं होता है तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं। और कई बार फिटिंग बहुत मामूली होती है, जो अगर आप ऑल्टर कराते हैं तो वो सही हो सकती है। सपोज जीन्स बाय की तो उसकी आधा इंच अगर लंबाई ज्यादा है तो आप सिर्फ आधा इंच लंबाई ज्यादा होने के कारण उसको रिटर्न कर देंगे। और एक और स्ट्रगल हमको ये होता है कि फिटिंग का कपड़ा मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। अब कोई गारमेंट हमको आ गया, वो हर जगह से फिट है बट आधा इंच उसकी लंबाई ज्यादा है, तो हम सिर्फ इसलिए उसको रिटर्न कर देंगे। और जब रिप्लेसमेंट गारमेंट आएगा तो पता नहीं उसकी फिटिंग क्या होगी। तो एक और अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस देने के लिए आदित्य बिरला ने क्या किया था कि ऑल्ट्रेशन सर्विसेज भी उन्होंने प्रोवाइड कराई थी अपने कस्टमर्स को, जिससे रिटर्न रुक सके। और पूरी ऑल्ट्रेशन सर्विस आई रिमेम्बर दैट। हमारा एग्जीक्यूटिव ही प्रोवाइड कराता था। हमने बड़ा इनोवेटिव किट डिजाइन किया था जिसमें स्टिचिंग मशीन एंड ऑल वो सारी चीजें होती थी। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि टेलरिंग इंडस्ट्री बहुत ही मतलब अनटैप्ड भी है, और ऐसी इंडस्ट्री है जिसके प्रोसेसेस सालों से जो चले आ रहे हैं वही आज भी चल रहे हैं ट्रेडिशनल। तो यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि इनोवेशन हर जगह है, गैप हर जगह है, इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी हर जगह। ठीक है, हमको उसको पहचानने की जरूरत है, और जो भी स्टडी आपने की है उसको उसके साथ मिक्स करने की जरूरत है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे अच्छा एस्पेक्ट मुझे ये लगता है कि हमने आईटी पढ़ी, सपोज करो हमने कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा, हमको वेबसाइट बनानी आती है, लेकिन हमने प्रैक्टिकल यूज कैसे किया? वो ऐसे किया कि उन टेलर्स को हमने ऑनबोर्ड किया और उनको एम्पावर करने में आईटी की हेल्प ली। कस्टमर को एम्पावर करने में हमने आईटी की हेल्प ली। कस्टमर अपने ऑर्डर को वैसे ट्रैक कर सकता था जैसे स्विगी जोमेटो पे हम लोग ऑर्डर ट्रैक करते हैं कि अभी कपड़ा स्टिच होने के लिए गया, अभी कपड़े की कटिंग हो गई, अभी कपड़ा स्टिच हो गया है, अभी प्रेस पे गया हुआ है, अभी वो पिकअप के लिए तैयार है। तो इस तरीके की पूरी अपडेट कस्टमर को मिलती थी हमारे। तो अभिषेक, जैसे जब आपने ये ई स्टिच शुरू किया तो क्या इससे पहले आपके पास में कोई सी एंटरप्रेन्योरल एक्सपीरियंस था, या किसी स्टार्टअप के साथ आप जुड़े हुए थे, या यू वर वर्किंग एज you once said that you were working as software developer? Yes. So कहाँ से कोई एक्सपीरियंस गेन किया आपने? नहीं, मैं आपको कह सकता हूँ कि आई वॉज एन एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कोई मोटिव नहीं था बिजनेस में जाने का, कोई मोटिव नहीं था। मुझे एंटरप्रेन्योर का भी नहीं पता था, टू बी वेरी फ्रैंक। 2016 के पहले मुझे यही पता था कि या तो आप ग्रेजुएट हो गए या पोस्ट ग्रेजुएट होके नौकरी करते हो या आप बिजनेस करते हो। ठीक है, तब तक एंटरप्रेन्योरल माहौल भी जयपुर में नहीं था। मतलब जितना माहौल गुड़गांव, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर में है एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल, जब 2008 से एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे थे तब भी हम आम बोलचाल की भाषा में एंटरप्रेन्योर्स नहीं कहते थे। हम यही कहते कि नया बिजनेस आया, फ्लिपकार्ट एक नई कंपनी आई है ना। हम एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप के नजरिए से देखते नहीं थे, जबकि डेफिनेशन बहुत अलग है एक बिजनेस की और एक स्टार्टअप की। तो मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। घर में सब लोगों का गवर्नमेंट जॉब है, तो एक जॉब वाला सैलरी वाला कल्चर है। ठीक है, तो वो एक्सीडेंटल था क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इमरजेंसीज इन होम आई लेफ्ट माय जॉब टू सपोर्ट माय फादर एंड ऑल। तो वहां से फिर जब आप नौकरी छोड़ देते हो तो फिर आपको लगता है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था जॉब को ना, मुझे छुट्टियां लेनी पड़ती थी, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक मेरे लिए होता था। तो बेटर था कि मैं जॉब छोड़ के पहले जो भी मेडिकल इमरजेंसीज है उनको स्टेबल करूं, स्टेबल करने के बाद फिर देखूं कि अब फ्यूचर में करना क्या है। तो मैं बहुत ही अनसर्टेन था, हाथ में कुछ नहीं था। ठीक है, जॉब छोड़ चुका था, वो मेरी जरूरत थी उसको छोड़ना, क्योंकि
आप Yeah. बार बार छुट्टियां लेते हो तो एक प्राइवेट जॉब में और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब में वो चल नहीं पाता है। ठीक है, Okay. उस टाइम वर्क फ्रॉम होम जैसा कोई कल्चर अडॉप्शन में नहीं नहीं था, वो हम सोच भी नहीं सकते थे कि अगर मेरे को छुट्टियां लेनी है तो मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क, Exactly. वर्क ऑन वर्क एज वेल। तो कोई बिजनेस एक्सपीरियंस दूर दूर तक मुझे नहीं था, एंटरप्रेन्योरल एक्सपीरियंस मुझे नहीं था, एंटरप्रेन्योरशिप का ई भी मुझे पता नहीं था। बट जब मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं एंटरप्रेन्योरल जर्नी को मैंने पहचाना, इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड ऑल, इनसे कांटेक्ट बना जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की आगे बढ़ने में। तो आपने एक कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया था, उसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, जब हम स्टार्टअप में थे तो काफी ये आइडिया हमारा बहुत इनोवेटिव था। ठीक है, तो इनोवेटिव आइडिया होने के कारण हमने डेयर किया इसको एग्जीक्यूट करने में डेयर किया। तो कई लोगों ने इसका प्रेज किया बिकॉज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कई सारे कॉम्पिटिशन्स में हमने उस टाइम पार्टिसिपेट किया था। तो एक कंपटीशन जो मैं बड़ा कंपटीशन कहूंगा वो पूरे इंडिया लेवल पे था, एबीपी न्यूज कंडक्ट कराता था, हौसले की उड़ान हर साल होता था। जैसा Right. अभी शार्क टैंक हो रहा है, शार्क टैंक में तो आपका इन्वेस्टमेंट हाँ. मनी है, बट हौसले की उड़ान में प्राइज मनी हुआ करता था उस टाइम। Okay. तो एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने के लिए एबीपी न्यूज इसको कंडक्ट कराता था, हर साल होता था, इंडिया लेवल पे होता था। और उसमें इंडिया लेवल पे हम लोग राजस्थान से टॉप 10 स्टार्टअप में थे, मतलब पूरे इंडिया लेवल पे हम लोग टॉप 10 स्टार्टअप में थे। Great. और शायद वहां पे भी हम लोगों ने बहुत अच्छा पोजीशन किया था, काफी हम लोगों को उससे एक्सपोजर मिला था। प्राइज मनी तो हम लोग नहीं जीत पाए थे फाइनल में, बट राजस्थान से सिर्फ हमारा सिलेक्शन हुआ था और पूरे इंडिया लेवल पे हम टॉप 10 में थे। और राजस्थान इनोवेशन समिट भी हुआ करता था पहले, इनोवेशन फेयर भी लगे कर, स्टार्टअप फेयर लगा करता था उस टाइम। तब हम तब हमने प्राइज मनी भी जीता था, जो कि हमको CII और अहमदाबाद की तरफ से वो प्राइज मनी हमको था टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल। सो ये जो हौसले की उड़ान है उसमें आपने ये ई स्टिच आइडिया को ही आगे हाँ, परसुएट तो ही हमने पिच किया था, और इसका टॉप 10 में होने के कारण पूरा का पूरा एक एपिसोड हम लोगों पे डेडिकेटेड भी था। तो वो पूरी शूटिंग वगैरह हमारी हुई थी, पूरा आइडिया वगैरह उन लोगों ने समझा था और उसको इंडिया लेवल पे इन्होंने पूरा एग्जीक्यूट करके, मतलब हमें एक्सपोजर मिला था काफी उससे। Okay. So what kind of challenges did you face as an entrepreneur in your first startup? क्योंकि बाद में तो लर्निंग हो गई होगी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। देखो, किसी भी स्टार्टअप को ना सबसे पहला चैलेंज आता है कि इफ यू आर ए स्टार्टअप एंड इफ यू आर ए इनोवेटिव स्टार्टअप, जैसा पहले कोई नहीं कर रहा है, तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि कोई केस स्टडी आपके पास नहीं होती। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप किसके पास जाओगे? जो आपके मेंटर्स हैं वो भी एक्सपेरिमेंटल फेज में होते हैं, मतलब वो भी आपको वॉच कर रहे होते हैं कि आप कर क्या रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर पाते हैं, लेकिन किसी केस स्टडी के थ्रू गाइड नहीं हो पाते हैं। जबकि कोई ऐसा बिजनेस है जो रेप्लिकेट हुआ है, आज अगर मैं फ्लिपकार्ट बनाना चाहूंगा या कोई भी एक बहुत काइंड ऑफ वेंचर, हाँ, मैं कॉपी करना चाहूंगा तो मुझे केस स्टडीज मिल जाएगी, है ना। केस स्टडीज के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कोई केस स्टडी नहीं होती, जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन आपको ही ढूंढना पड़ता है। पता नहीं वो सोल्यूशन सही ढूंढ रहे हो नहीं ढूंढ रहे हो, तो हर दिन एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, जो कि एक एक्साइटमेंट भी है स्टार्टअप की जर्नी के लिए, वो एक्साइटमेंट भी है। दूसरा प्रॉब्लम आता है फंड्स का प्रॉब्लम। ठीक है, लोग आप पे ट्रस्ट का प्रॉब्लम आपको आता है। अगर आपके पीछे कोई टैग नहीं लगा हुआ है अच्छे इंस्टीट्यूट का या एक अच्छी एजुकेशन का या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का, अगर कोई टैग नहीं लगा हुआ है, तो वहां पे लोगों का ट्रस्ट जीतना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो आपको अपनी मेहनत से ही सॉल्व करना पड़ता है कि जो ई स्टिच आपके लिए बहुत एक सक्सेसफुल जर्नी रही, तो उसमें आपने बहुत लर्निंग्स ली। तो आपको नेक्स्ट वेंचर के लिए क्या, आपको कहाँ से मोटिवेशन आया कि अब मैं ये नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए? क्या ग्रोथ के लिए ई स्टिच में सब चीजें खत्म हो चुकी थी, या फिर कोई और इश्यूज थे जिसकी वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर पाए? एक्चुअली कुछ ऐसे इश्यूज थे जो हमारे हाथ में नहीं थे। ठीक है, मैं बात करता हूँ डीमोनेटाइजेशन की। तो जब हम ई स्टिच रन कर रहे थे तो ई स्टिच की जर्नी में ही डीमोनेटाइजेशन हुआ।
और हमारा जो ऑडियंस था, हमारा जो क्लाइंट था, हमारा जो टारगेट सेगमेंट था, वो डीमोनेटाइजेशन के कारण बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि हम गारमेंट स्टिच करते थे, एंड गारमेंट कब स्टिच करवाते हैं लोग? जब पार्टीज होती है या फिर शादियां होती है, रेगुलर स्टिचिंग चलती है। ठीक है, लेकिन डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ कि शादियां वगैरह बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई, ह्यूज पार्टीज, बड़े टिकट साइज की पार्टीज बहुत इफेक्ट हुई। तो वो हमारा मेजर क्लाइंट था, क्योंकि अगर किसी के घर में शादी है एंड ई स्टिच को उन्होंने अजमा लिया है, ठीक है, वो टेस्ट कर चुके हैं, तो वो क्या होता था, कॉन्फिडेंस से हमको 25-25, 30-30, 50-50 गारमेंट्स स्टिच करने के लिए देते थे। मतलब पूरा घर ही शादी होती है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए थे कि स्टिच की सर्विस हम ले सकते हैं और सारा गारमेंट हम स्टिच करा सकते हैं। तो वो शादियां बंद हो गई थी, रेगुलर स्टिचिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन बहुत अनसर्टेन और अनएक्सपेक्टेड स्टेप था, तो लोग उसके लिए तैयार नहीं थे, लोगों ने स्पेंड करना कम कर दिया था। जिन बड़े टाइअप्स हमारे साथ थे, वो बिजनेसेस, जैसे हम एग्जांपल लें, आदित्य बिरला वाला टाइअप हमारा बहुत बड़ा टाइअप था। ठीक है, तो वो बिजनेसेस भी शट हो गए थे। ठीक है, आफ्टर जीएसटी हमारे जो क्लाइंट्स थे उन्होंने अपने बिजनेस बंद कर दिए थे, जिनसे हमको फिक्स बिजनेस आता था, तो एक सर्वाइवल इशू वो हो गया था। प्लस जितने भी इन्वेस्टर्स के साथ हमारी बात चल रही थी, वो सब भी बड़े अनसर्टेन हो चुके थे उस टाइम तक, तो एक माहौल बड़ा अनसर्टेन हो गया था। तो हमारे लिए सैलरीज निकालना और उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर भी हमने डिमोनेटाइजेशन के बाद भी 6 महीने हमने उसको सरवाइव करने की कोशिश की, बट अल्टीमेटली फंड्स इशू के कारण और ऑर्डर कम होने के कारण बहुत डिक्लाइन हो गए थे हमारे ऑर्डर। तो उसके कारण हमको मजबूरन ये स्टेप लेना पड़ा कि हमको बंद करना पड़ा, बिकॉज इन्वेस्टर्स भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे तब तक, जिनसे हमारे लिए प्रोग्रेसिव इन्वेस्टमेंट टॉक चल रहे थे, वो सब बंद हो चुके थे। तो अनसर्टेनिटी और एक ऐसा डिसीजन जो मुझे नहीं पता सही था गलत था, बट हम उससे इफेक्ट हुए थे और वो उसका एक कारण था। So let's now talk about the indie buds, इंडी जो कि बर्ड्स, मेरे दिल से बहुत करीब है, because I love plants. और plants से related what I found good about your startup is that आपने खुद ने research की. Once you told me कि you went to Haldwani or somewhere, right? yes, yes, Yes. yes, So this kind of dedication, if two people are having, you started with your wife, right? yes, yes, yes. Yes. So you tell me about that in detail. What about IndieWorks? And I really want कि वो चलता रहे. जरूर चलेगा, नहीं अभी से स्टार्ट। तो मैं और मेरी वाइफ ना बहुत ज्यादा प्लांट लवर है। इनफैक्ट फादर वाज इन गवर्नमेंट जॉब, मतलब वो हम लोगों को बर्ड्स मिला करते थे, गवर्नमेंट बर्ड प्लांट, मतलब कैसे प्लांट को लगाना है, क्या करना पेड़ है, तो कहीं पे भी वो छोटा सा सैपलिंग भी होगा तो मैं उसको पहचान जाऊंगा सेकंड टाइम। ठीक, तो वो एक नॉलेज अपने आप है और इंटरेस्ट है। तो जब मैंने देखा ई स्टिच जब स्ट्रगल कर रहा था, तो ई स्टिच के साइमल्टेनियसली मुझे नर्सरी ने ना काफी अट्रैक्शन रहता था मुझे और मेरी, तो मुझे वहां पे भी बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट नजर आया। अब हम लोगों ने क्या किया था तब तक ना, अगर किसी को गिफ्ट देना है तो हम सिर्फ प्लांट प्रेफर करते थे गिफ्ट देना, क्योंकि दूसरी गिफ्ट का ना रिपीटेड 500 प्लांट आपके घर में और 10 प्लांट और आ जाए क्यों आ गए, बट अगर किसी ने आपको कोई यूजलेस काइंड ऑफ होता है, वो कहीं ना कहीं पड़ा रहता है जब तक, मतलब वो पैसे। तो हमें प्रॉब्लम आती थी कि उसके प्लांट नहीं मिलता, एक प्लांट गिफ्ट देने के लिए भी हमको 10 जगह जाना पड़ता। ठीक है, एक पहले में भी आप प्लास्टिक शॉप पे जाओगे, सिरेमिक पे जाओगे, ब्लू पॉटरी पे जाओगे, टेराकोटा पे जाओगे, प्लास्टिक आयरन पे So जाओगे, you किस शॉप पे associated जाओगे। like उसमें भी आपने participation कहीं किसी contest में किया? IndieBuds नहीं, की? तब तक मेरा लेवल ये हो चुका था कि हम लोग पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी सर्च कर रहे थे हम वही सर्च कर रहे थे, बट हम किसी प्राइज और उसके लिए पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे थे। बट इंडी बर्ड्स में ई स्टिच की सक्सेस के कारण मेरा नेटवर्क नहीं शेयर करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए, वो आज भी करते हैं। तो आपने जो इंक्यूबेशन सेंटर का आप क्योंकि नए एंटरप्रेन्योर्स जानना चाहेंगे, बिकॉज यू वर इन एमएनआईटी इंक्यूबेशन सेंटर, राइट? यस, यस। तो पीपल वुड लाइक टू नो कि वहां तक कैसा पहुंचा जाए, क्योंकि बहुत लोग होंगे जिनका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा एंटरप्रेन्योरशिप का, और उनको स्पेस मिल सकती है, उनको फंडिंग भी हो सकता है, मिल सकती है, उनको आसपास की मेंटोरशिप मिल सकती है। सो हाउ डिड यू अप्रोच दैट? जब हम स्टार्टअप में थे तब सिनेरियो बहुत अलग था। इनफैक्ट जयपुर लेवल पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट आज के टाइम में अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। अलग अलग सेंटर नहीं है, और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट आई थिंक फंड करता है, और उसके उस फंड से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ने अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले हुए हैं। तो सपोज करो कि आपका एक्स स्टार्टअप है एंड एक्स टेक्निकल नॉलेज चाहिए, वो किसी वाई इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है, वहां के प्रोफेसर आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आप उस इंस्टीट्यूट में जाइए, उनको
अपना आइडिया पिच स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट है वो आपको दे सकते हैं। उसमें होता है कि सबसे पहले आपका आइडिया सेलेक्ट होता है, आइडिया सिलेक्शन सम नॉमिनल चार्जेस और इट माइट बी फ्री एज वेल। ठीक है, तो वहाँ पे आप इंक्यूबेट होते हैं। मतलब अभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि अरे मुझे छोटी सिटी का क्या माहौल है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, बट वहाँ पे भी आजकल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, कोटा और गवर्नमेंट का प्लान है तो हर जगह इंक्यूबेशन सेंटर्स बड़ी अलग सिटीज में सिटीज खुलते में हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। बहुत एक्सपेंसिव होगा वहां पे, मैं फैसिलिटीज भी डेवलप करना पड़ेगा, तो मेरा 2-5 लाख रुपया तो उसी में लग जाएगा। ऐसा नहीं है, आप बड़े इंस्टीट्यूट जाइए, सारी फैसिलिटी वो आपको देते हैं, ऑफिस सपोर्ट आपको देते हैं, इनिशियल बिजनेस करने के लिए नेटवर्क सपोर्ट आपको देते हैं, वहां पे मेंटरशिप सेशंस होते रहते हैं, बड़े आप क्या सही कर रहे हैं बिजनेस में और क्या गलत कर रहे हैं और आपका पाथ क्या होना चाहिए, आप उनसे लर्न कर सकते हैं। तो अभी स्टार्टअप स्टार्ट करना इज नॉट चैलेंजिंग, बट स्टार्टअप को स्टार्ट करने का करेज नहीं कर पाता। और अभी फंडिंग भी आसान हो गई है, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडियन स्टार्टअप्स पे कॉन्फिडेंस बढ़ा है फंडिंग इन्वेस्टर्स के का। क्या क्या तो सोर्सेज हो सकते हैं, मतलब क्या नए एंटरप्रेन्योर्स को कहाँ पे अप्रोच करना चाहिए? फंडिंग के लिए जैसे अलग अलग कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स होते हैं, सीड फंड आपने करना होगा, फिर एंजल इन्वेस्टमेंट होगा, फिर वीसी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए इंटरनेशनल लेवल पे आपको वॉच रखना होगा। कई फाउंडेशंस आपको फंडिंग करते हैं, कई वीसीज आपको फंडिंग करते हैं, अलग अलग स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट भी फंडिंग करती है। जैसे अभी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए कि राजस्थान गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी अभी अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में आपके स्टार्टअप से रिलेटेड कोई काम सकते हो और एक वर्क ऑर्डर आप ले सकते हो। ठीक है, तो अभी कुछ परसेंटेज स्टाफ को तो सिर्फ बिड में पार्टिसिपेट करना है, अगर आप एलिजिबल हो वो काम करने के लिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चाहता है। स्टार्ट हो जाएगा तो आप सेल्फ फंड होने लगोगे, सेल्फ फंड होने लगोगे तो इनोवेटिव चीजों को आप आगे और बढ़ा सकते हो। ठीक है, और इनोवेटिव और आइडिया को आपने क्रैक कर लिया तो इन्वेस्टर के पास जाओगे तो अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा ओपन है इंडिया में। तो अगर आपके आइडिया में दम है, आपने एग्जीक्यूट अच्छे से कर लिया, फंडिंग इज नॉट एन इशू नाउ, जो पहले टाइम होता था तब फंडिंग थोड़ा। इवन राजस्थान की बात आप कर और रहे हैं कि अपनी राजस्थान में बाउंड्रीज भी को आप लिमिट मत करो। आप राजस्थान के स्टार्टअप हो तो आप इंटरनेशनल वर्कशॉप्स और इंटरनेशनल इवेंट, फंडिंग इशू नहीं होता, बट आप एथिकल होने चाहिए। ठीक है, आपका सिर्फ फोकस फंडिंग नहीं होना चाहिए, आपका फोकस बिजनेस बनाना होना चाहिए, तो वो इन्वेस्टर अभिषेक, आपने अभी एथिक्स की बात की और अब आप क्योंकि बिजनेसमैन है, सो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू आस्क कि क्या कई बार ऐसा होता है कि एथिक्स और प्रॉफिट्स में डायलेमा चलता है? चलता है, बिल्कुल चलता है। जब बिजनेस आ रहा होता है तो कई बार इस तरीके के कुछ भी ऑफर आपको आ सकते हैं कि हमको हमारी क्वालिटी डिक्रीज नहीं करनी है, हमको हमारे प्रोडक्ट के साथ चीट नहीं करना है, हमको हमारे कस्टमर के साथ चीट नहीं करना है। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, विंडफॉल गेन भी हो सकता है। बिजनेस इज ऑल you started, I guess. सॉरी, And one should remember that why at all वो we started, फोकस से आपको right? डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ना। वो आपका मेन मोटिव उस स्टार्टअप को करना क्या था। जैसे ई स्टिच का मेरा मोटिव था कि मैं एम्पावर कर सकूं उन वुमेन को, या तो मेरे पास कई ऑफर्स ऐसे भी आए थे कि आप अपना स्टिचिंग सेंटर खोल लो सिटी के बीच में, बट मेरा वो मोटिव ही नहीं था। मेरा मोटिव था कि एंड माइल पे जो एक आर्टिस्ट बैठा है मैं उसको काम ले जाके दे सकूं और कस्टमर भी सेटिस्फाई हो, क्योंकि वो एक अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा स्टिचिंग करके देगा। तो कस्टमर कुछ ऐसा करता कि क्योंकि बहुत सारी ग्रांट्स आपको मिलने लग जाती है कि आपने जैसे स्टिचिंग सेंटर खोला, बट क्या आपका वो मोटिव पूरा कर रहा है उस स्टार्टअप को खोलने का, तो वो हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, जब आप बड़ी सप्लाईज कर दे यार, ठीक है ना, थोड़ा सा करप्ट भी हो जाता है तो चलेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर आपको स्टक रहना चाहिए। वही आपकी कंपनी की वैल्यूज को बनाता है, और हर कंपनी, जितनी कंपनी स्ट्रांग होती है वो उतना ही ग्रो करती है, ऐसा मैंने देखा है। अगर मैं नाम लूं तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो जाना जाता है वर्ल्ड लेवल पे, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है वैल्यू और वैल्यूएशन में। तो आप वैल्यूएशन के पीछे ना भागें, आप वैल्यूज के पीछे भागें, वैल्यूएशन अपने आप क्रिएट हो जाएगी। सो ऑटोमेशन में काफी काम कर रहे हैं आपने, सिल्क इंडिया के साथ में अभी एसोसिएटेड रहे, और अभी रिसेंटली आप हक दर्शक के साथ जुड़े। यस यस यस। So, can you please tell us about the importance of the data? डेटा, जैसा कि बड़े बड़े लोग कह चुके हैं कि डेटा इज ए फ्यूल, एंड फ्रॉम इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और आप लोग भी देखते हैं कि आजकल हर चीज डेटा के ऊपर ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, बिजनेसेस में अगर तरीके से डेटा कैप्चरिंग कर रहे हैं तो आपका बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा, आपको हो जाता है, कर रही है, क्योंकि आपके जो अजम्पशन है, आपके जो फोकस टारगेट बता देता है ही करना चाहिए। ठीक है, इसी रहता है कि जो हम नया प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं होना चाहिए, तो वो सारी स्टोरी आपको डेटा बताती है। तो आई मस्ट से कि जो डेटा की जो अवेयरनेस है वो स्कूल लेवल से जनरेट हो जानी चाहिए, क्योंकि
अब आज आप घर से बाहर भी कदम रख रहे हो या घर में भी कदम रख रहे हो और आपने वेरेबल डिवाइस चले, आप बाहर कितना चले, आपने जॉगिंग कितना किया, आपने कितना टाइम किस स्पेंड किया, कौन सी शॉपिंग पे आपने कितना टाइम स्पेंड किया, कितना पैसा स्पेंड किया, ये सारा डेटा आपका कैप्चर हो रहा है। तो जब इतना डेटा आप ब्रीथ भी कर रहे हो तो वो कैप्चर हो रहा है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो जब आप ब्रीथ भी कर रहे हो तो आपकी वो स्लीप पल्स साइकिल मॉनिटर उसको मॉनिटर हो मॉनिटर रही कर है, रहा है, सो मेनी ठीक है। थिंग्स चल तो रही है। अगर आप ब्रीथ भी कर रहे हो तो वो कैप्चर हो रही है, तो इसका मतलब जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए एयर है उतना इंपॉर्टेंट आपके बिजनेस के लिए आज के टाइम में डेटा है। सो डेटा एनालिसिस को लेके मैं यही कहूंगा, नए स्टार्टअप्स को लेकर भी मैं यही कहूंगा कि जो लोग फर्स्ट ऑफ स्टार्टिंग योर बिजनेस और जो पुराने बिजनेसेस हैं उन्होंने अगर अभी तक डेटा कैप्चर करना स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज जनरेट नहीं कर पाओगे ट्रेडिशनल वे में चल के। Exactly. I remember one of the stories which you told me that traditional business. बहुत आसान होता है, आप डिसीजन आप ऑफिस में बैठ के अगर डेटा सही टाइम पे सही तरीके से, हम्म। मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि नहीं पता था उनको, कुछ फैक्ट्री उनकी रन हो रही थी बट उनको नहीं पता किया, तो हमें पता चला कि कुछ फैक्ट्रीज अगर हम बंद कर देते हैं तो बिजनेस को और अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे, ओवरहेड्स कम कर पाएंगे, अच्छे पर तरीके से रन अभिषेक कर पाएंगे। तो वो ऐसा सारा होता है डिसीजन कि आप बिल्कुल भी नहीं मानता, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। अगर आपकी कोई फैक्ट्री हम्म, प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, तो अल्टीमेट, well said. ठीक है, Right. बट डेटा ने क्या किया, आप कि आप इस फैक्ट्री को बंद करो क्योंकि ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, साल पहले कर दिया, ठीक है। तो जो आपके एम्प्लॉय होंगे उनको भी सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन जाएगी, या फिर आप वो 2 साल की एनर्जी करते, हो सकता है नए बिजनेस में आप और ज्यादा एम्प्लॉय आने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट होता है बिकॉज आप Okay. अपने आप को आप स्किल नहीं कर पाते, ठीक। तो एम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुआ है, आपका स्किल सेट का इशू है, इसके कारण आप So now we एम्प्लॉयड are नहीं talking हो। about skills. So आप कह रहे हैं स्किल अपग्रेडेशन जरूरी है. हाँ। So during your journey आप अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करें. So what all you do to improve your skill sets? सी देखो, स्टार्टअप मैंने किया है ना, तो स्टार्टअप करना मतलब हर दिन नए नए प्रॉब्लम्स को फेस करना, ठीक है, ऐसे चैलेंजेस फेस करना जो आपको पता ही नहीं होते हैं कि क्या होता है। मतलब आपकी किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरीके से ट्यून होने लगता है कि आप कैसे काम करना की कोशिश करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कुछ स्किल सेट जनरेट होने लग जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं सेल्स में अपने आप को नहीं मानता, मैं बहुत रिजर्व कैटेगरी का मतलब स्टूडेंट हूँ, है ना, मतलब अपने काम से काम रखने वाला टाइप्स, ठीक है। स्टूडेंट्स तो था बट मुझे फिजिक्स और इन सब में इंटरेस्ट था, तो मैं अपने उसमें घुमा रहता था, अपने एक्सपेरिमेंट्स में घुमा रहता था। बट स्टार्टअप करने से मुझे सेल्स भी करना अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, क्योंकि जब आप स्टार्टअप करते हो तो सेल्स करने के लिए बहुत आपको पिच खुद ही करना होगा ना, अपना प्रोडक्ट, अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस, तो इससे आपके अंदर सेल्स स्किल सेट डेवलप हो गया। अब आपको फाइनेंस वगैरह भी खुद देखना है खुद के बिजनेस का, तो अब आप सीखना चाहोगे कि आप बिल्स कैसे मैनेज करने हैं, इनवॉइस कैसे मैनेज करने हैं। बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये सब चीजों में हम लोग बहुत कमजोर होते हैं। कमजोर मतलब हमें कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना अकाउंट्स, सी अकाउंट होते हैं, बट स्टार्टअप करने से क्या होता है कि आपको वो सारा अकाउंट्स वगैरह का भी खुद देखना होता है, आपको पता बट यू लर्न फॉर्मली और जस्ट बाय एक्सपीरियंस कि ये चीज ऐसे सीख लेते हैं, वैसे सीखा आपने? ये जरूरत के कारण मुझे सीखना पड़ा, क्योंकि स्टार्टअप कोई फॉर्मल एजुकेशन मीनवाइल आपने कुछ सर्टिफिकेट कोर्स या कुछ ऐसा कि हाँ ये कर लेना चाहिए, बहुत काम आएगा? तो हुआ क्या कि मैं टेक्निकल ही बैकग्राउंड से हूँ, तो जब हमने एंडी बर्ड्स को स्टार्ट किया तो हम लोग फ्लिपकार्ट और अमेजन के कस्टमर का डेटा कैप्चर करने लगे थे, ठीक है। कैप्चर करने से हमें पता चलता था कि कौन से जोन से हमारी डिमांड ज्यादा है, क्योंकि हम एक्सपेंशन के लिए सोचते थे उस टाइम। तो जहां से डिमांड ज्यादा होगी वहां पे हम लोगों का एक्सपेंशन प्लान था, तो एक्सपेंशन प्लान हम पूरा डेटा के बेसिस पे करने लगे थे। ऐसे ही स्टिच में भी हमको पता चला था कि अगर हम सिर्फ जयपुर की बात करें तो जयपुर में हमको वैशाली नगर और विद्याधर नगर से बहुत ज्यादा ऑर्डर आते थे। मैं प्रैक्टिकल बात है कि हमें क्लस्टर बनाना है तो डेटा के डिमांड कहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे मुझे या उसका विजुअलाइजेशन, ये तो पता चल चुका था कि डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन आज के टाइम पे डेटा एनालिसिस एंड ऑल, उसमें क्या टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसके लिए मुझे अपस्किलिंग की जरूरत थी। तो अपस्किलिंग की जरूरत थी, तो फॉर्चुनेटली लॉकडाउन के बाद मैंने कुछ कोर्सेज ढूंढना स्टार्ट किए कि मैं अपने आप को किस तरीके से अपस्किल करूं। और मीनवाइल फॉर्चुनेटली मेरे पास उस टाइम डेटा एनालिसिस और डेटा ड्रिवन चीजों को करने स्किलिंग करते हुए जो मॉडल्स थे वो बनाए और उसको एक क्लाइंट के साथ इम्प्लीमेंट भी किया। इम्प्लीमेंट करते हमको समझ में आ गया कि डेटा किस तरीके से वर्क करता है। सो नाउ आई एम डूइंग MS इन डेटा साइंस, जिससे मैं, और एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि वो हर दिन कुछ नया सीखे, टेक्निकल सीखे, ओवरऑल अपस्किल करती जाती है, ओवरऑल अपस्किल करती जाती है। तो आप बहुत, मतलब आप स्किल्ड हो जाओगे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी किसी तरीके की, पास आपके पास काम ज्यादा होगा और आपके पास करने के लिए टाइम नहीं होगा।
जो एक बहुत बहुत जनरल कंप्लेन रहती है ना कि अनएम्प्लॉयड है, काम नहीं है, तो वो मुझे लगता है कि अपस्किलिंग इज अ सो सॉल्यूशन। अभिषेक, एक फाइनल मैसेज फॉर ऑल द यंग एंटरप्रेन्योर्स या फिर ऐसे लोग जो कि जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उनके लिए आपको एक फाइनल मैसेज। देखो, जिन्होंने स्टार्टअप किया और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उनके लिए तो मेरा मैसेज यही है कि वो समझ चुके हैं कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप कितनी पावरफुल चीज है ना। वो शायद जमाने की नजर में सक्सेस नहीं हुए क्योंकि वो उससे पैसा नहीं बना पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दिल में ये पता है कि दे आर सक्सेसफुल, क्योंकि उन्होंने वो स्टार्टअप से इतना कुछ सीखा होगा जो आप अपने एजुकेशन, जो आपका फेज होता है एजुकेशन, लर्निंग नहीं सीख पाते हैं। नहीं सीख पाते हो। तो वो हर एंटरप्रेन्योर एक सक्सेसफुल पर्सन है क्योंकि उसने इतना करेज किया कि वो कुछ स्टार्टअप कर सके। क्या बात है, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज की मैं स्टूडेंट्स को ये देना चाहता हूँ मैसेज, और एंटरप्रेन्योर्स को भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। दो बड़े पावरफुल मैसेज मुझे लगते हैं जो मैंने लर्न किए हैं, कि स्टूडेंट्स के लिए तो ये मैसेज है कि डेयर करो, और अपनी कॉलेज जर्नी से ही आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो। और जब आप कॉलेज में 3rd ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हो तो आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए जिसमें आप लोगों को एम्प्लॉय कर सको, रादर देन कॉलेज के बाद निकलने के बाद एम्प्लॉयमेंट आप स्टार्टअप करने का सोचो। और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए, जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि अभी भी कई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं जो झिझकते हैं स्टार्टअप करने के लिए, और वो पेपर पे ही कैलकुलेशन करने में लगे हुए हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इतना प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, या स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो मेरा उनको एक ही मैसेज है कि अगर हम भी इन दोनों स्टार्टअप्स में पेपर पे कैलकुलेशन करके और फिर स्टार्टअप करते तो शायद हम कभी स्टार्टअप कर ही नहीं पाते। और जब तक आप स्टार्टअप कर नहीं पाओगे तब तक जो पॉजिटिव चीजें और जो अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाली है, जो पेपर कुछ हद तक आपको शो नहीं करता है ना, वो आप कभी भी नहीं पहचान पाओगे। तो अगेन कंक्लूजन यही है कि अगर करना है तो कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको खुद पे फेथ है, अपने आइडिया पे कॉन्फिडेंस है, तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे स्टार्ट कर लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल होगे तो फिर से कोई नया आइडिया लेके स्टार्टअप कर लेना, और पुराने स्टार्टअप का नॉलेज और नेटवर्क उस नए स्टार्टअप में जरूर काम आएगा। तो शायद आपका दूसरा नहीं तो तीसरा स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा, और ऐसा होता भी है। तो डेयर करना बहुत जरूरी है, करेज आप में होना बहुत जरूरी है। सो डेयर करना बहुत जरूरी है। And it's a very beautiful journey. It's a very beautiful journey. बस आप इसको तभी समझ सकते हो जब आप इसके अंदर जाओगे। दिन निकल जाए, आप सोचो कि आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर लो, तो वो एक इम्पॉसिबल है। So thank you so much. It's always a pleasure talking to you, Abhishek. Thank you so much. It's always a pleasure. And I hope आपकी बातें सुनकर all the young students and entrepreneurs who are trying to be in entrepreneurship वो आपसे inspire हो। बिल्कुल, and we as a business person or as a startup, we are always available for young entrepreneurs, so they can anytime go to any incubation center, or they can come, entrepreneurs like us, to start something by their own. So we are always available and happy to help. Thank you so much, and I'll share your number also. Sure, if you allow. you can, yeah. Okay, thank you so much. Thanks, yeah, bye. Bye.